नमस्कार दोस्तों। ग्रेड सेकंड 29 जनवरी 2023 को प्रथम पारी में पूछे गए मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे, जैसा कि आपको विदित है, मनोविज्ञान में टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे और ये जो 20 प्रश्न पूछे गए थे, इन 20 प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के अभी हम बात करेंगे। एक बार बहुत शीघ्रता के साथ में हम सभी जो संभावित उत्तर हो सकते हैं उनको लेकर के देखते हैं। फिर निश्चित रूप से समय आएगा तब मैं आप लोगों को विस्तार से प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक विकल्प के साथ में बातचीत करूंगा, व्याख्यात्मक रूप से भी। तो अभी एक बार आप फुर्ती से सभी उत्तर देख सकते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था दोस्तों, वो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन या शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन या शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। तो यहाँ पर जो दिए गए दोस्तों है साधारण प्रश्न पूछना एवं अनुमान लगाना, अप्रचलित उपयोग, ये सब तो उनके इस परीक्षण के उप परीक्षण में शामिल हैं। लेकिन जो तीसरे नंबर का विकल्प दिया हुआ है नवीन संबंध, ये उसमें सम्मिलित नहीं है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नवीन संबंध। नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, वो है इसमें, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रिया उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का यह कारक है। तो दोस्तों सीधा सीधा अपने को दिख रहा, व्यवहार की जहाँ बात हो रही है, असामान्य प्रतिक्रिया, अंतर्नोद प्रणोद की बात हो रही है, अभिप्रेरक की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ये मनोवैज्ञानिक प्रकार का हमें स्पष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारक है ये। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर 3 इसमें जो है वो दिया हुआ है, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है, उसकी विशेषता है। तो देखो संवेग की बात जहाँ पर आ रही है और संवेग के साथ व्यवहार को प्रभावी तरीके से नियमन करने मतलब नियोजित करने की बात आ रही है। सामाजिक परिस्थिति के साथ में सफलतम तरीके से वो किस तरह से व्यवस्था हो सकता है या व्यवस्थित हो सकता है, या यूँ कहें कि प्रबंधन हो सकता है। तो ये प्रबंधन का विचार संवेगों के लिए होगा, वो संवेगात्मक बुद्धि से ही संभव है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है। तो मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञानार्जन घटक तो इन्होंने माना है, इन्होंने सृजनात्मक घटक का उल्लेख नहीं किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट, सृजनात्मक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वें नंबर का, इसमें अभिप्रेरणा क्या है, यानी कि यहाँ पर अभिप्रेरणा के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें से सर्वोत्तम प्रकार की अभिप्रेरणा क्या है उसके बारे में पूछा गया। निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावना अनुभव करती है। रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय के में भावुक है और अच्छा करना चाहती है। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। तो वैसे तो ये सभी जो है अभिप्रेरणा के ही उदाहरण है, लेकिन सर्वोत्तम है इसमें रीता ऊर्जित है, यानी कि ऊर्जावान है किसी भी कार्य को करने के लिए, और ऊर्जावान होना अभिप्रेरणा के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है ये उच्च लक्ष्य की दिशा के अंदर आगे बढ़ती है और हमेशा जो है अच्छी ग्रेड को प्राप्त कर लेती है। तो इसलिए दूसरा इसमें सबसे सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर 6 इसमें है, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। तो चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता जो होती है, तीव्रता जो होती है, उसकी संतुष्टि के लिए यदि हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में सर्वोत्तम होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा जब व्यक्ति में पैदा हो जाती है तो व्यक्ति निश्चित उपलब्धि के आधार पर किसी नवीन अवसर की तलाश के साथ में नवीन उपलब्धता या उपलब्धि के लिए प्रेरित रहता है और पूर्ण संतोष को भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है अगला जो प्रश्न इसमें है वो है दोस्तों, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है। ये किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए
ऐसा कर रहा। तो देखिए, जब भी संवर्धन का कार्यक्रम हो रहा, विषय वस्तु बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा, विकास का हो रहा, तो इसका मतलब बाल अपचारी मंद गति से सीखने वाले या पिछड़े बालक के लिए तो ऐसा संभव है नहीं। ऐसा सुनिश्चित रूप से उसी बालक के लिए होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है, तो वो होगा प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, न्यायिक और पुनर्वास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद में हमारे पास में दो बचते हैं, व्यवहारिक और मनोगतिक। तो व्यवहारिक और मनोगतिक दोनों अपने आप में ठीक है, लेकिन इसमें मनोचिकित्सा और परामर्श की बात आ रही है, इसलिए ज़्यादा राइट आंसर क्या होगा इसमें, मनोगतिक होगा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा तीसरा, मनोगतिक। नेक्स्ट है, स्व आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। वह जो कविता को पढ़ने और लिखने जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है, स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करता है, स्व को अपने संबंधों को दूसरे व्यक्तियों के साथ के रूप में परिभाषित करना, वह जो नृत्य और समूह खेलों जैसी गतिविधियों का आनंद लेना। तो यहाँ स्व यानी आत्म, खुद के बारे में स्वतंत्र दृष्टिकोण जो होता है, एक तरह से यूँ मान के चलिए आत्म संप्रत्ति को परिभाषित करना हो गया। तो आत्म संप्रत्ति को परिभाषित करने का सर्वोत्तम विकल्प यहाँ पर होगा दोस्तों सेकंड, स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है? अभिवृत्तियाँ अर्जित होती है, बिल्कुल अर्जित होती है। अभिवृत्तियों में व्यक्तियों के वस्तु संबंध पाए जाते हैं। अभिवृत्तियाँ जन्मजात नहीं होती है, और अभिवृत्तियों में विपरिणात्मक प्रभाव उत्पादक विशेषता पाई जाती है। तो इसका मतलब नहीं होती है पूछ रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा। अभिवृत्तियाँ जन्मजात नहीं होती है, बल्कि ये अर्जित होती है। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, वैसे अभिवृत्ति को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, संप्रत्ति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? सीखने के वातावरण से, अधिगमकर्ता से, सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, संप्रत्ति या विचारों का जो निर्माण होता है वो हमेशा प्रोसेस से जुड़ा होता है, तो सीखने की प्रक्रिया से यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति है, सामाजिक प्रकृति नहीं हो सकती और नियामक बिल्कुल नहीं हो सकती। इसमें धनात्मक हो सकती है और विकासशील हो सकती है। धनात्मक तो इसलिए कि मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइंस के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब इसको पॉजिटिव साइंस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात आती है किसको लेकर, अनुसंधान के परिणामों को और अन्वेषण को। तो ये विकास की दिशा की बात कर रहा है, इसलिए ज़्यादा सही आंसर होगा इसमें विकासशील विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर 95% सही उत्तर होने के चांसेस है विकासशील विज्ञान के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैने की अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? तो देखो, गैने की में सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं संकेत होता है। संकेत के बाद में जो है उद्दीपन अनुक्रिया होता है, उद्दीपन अनुक्रिया होता है। उसके बाद में श्रृंखला होता है, श्रृंखला के बाद में शाब्दिक होता है, शाब्दिक के बाद में बहुविभेदन होता है, बहुविभेदन के बाद में प्रत्यय होता है, और प्रत्यय के बाद में जो है सिद्धांत होता है, और सिद्धांत के बाद में जो है समस्या समाधान होता है। तो 8वां जो है सबसे उच्चतर होता है वो है समस्या समाधान अधिगम। तो यहाँ पर ध्यान रहे, गैने की सोपानिकी में सबसे टॉप वाला, सबसे उच्च स्तर वाला कौन सा होगा? समस्या समाधान अधिगम, जो 8वें नंबर का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय, सही व गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया को कहेंगे। नैतिक द्विधा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक संकट। तो नैतिक यथार्थवाद, नैतिक संकट नहीं होगा,
नैतिक तार्किकता और नैतिक द्विधा, इन दोनों में से कोई एक होगा। उसमें भी ज़्यादा सही है नैतिक द्विधा। क्यों है नैतिक द्विधा? क्योंकि कोहलबर्ग जो हैं उन्होंने नैतिक द्विधा से संबंधित विभिन्न प्रकार की कहानियाँ बना करके उनसे संबंधित जो है अपना ये सिद्धांत देने के लिए उनके विचार लिए, कहानियों को बच्चों को सुना करके और उसके आधार पर अपना सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर नैतिक द्विधा जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, इसमें देखिए ब्रिज, वैसे तो ब्रिज छपा पेपर में, पर ब्रिजेज है ये। ब्रिजेज की संवेग विकास की स्कीम या व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? तो ब्रिजेज के अनुसार 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में इसका जन्म होता है। तो यहाँ पर 12 माह, 5 वर्ष और 3 वर्ष ये तो विकल्प जो दिए गए हैं वो इसमें सटीक नहीं बैठते हैं, लेकिन 18 माह वाला एकदम सही बैठता है, क्योंकि 18 माह जो लगभग 1.5 वर्ष है, तो 1.5 से 2 वर्ष के बीच में ईर्ष्या नामक संवेग बालकों में पैदा हो जाता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 16 नंबर पर हम देख रहे हैं। एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेते हैं। पियाजे के अनुसार ये उदाहरण संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो दो अलग अलग परिस्थितियों के बीच में या दो अलग अलग तरह के ज्ञान के बीच में सामंजस्य बैठा लेना पियाजे के अनुसार क्या होता है? अनुकूलन होता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग परिस्थितियों के बीच में सामंजस्य बैठाया जा रहा है, तो ये होगा अनुकूलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता के अवरुद्ध है, यानी क्षमता से अवरुद्ध है, यानी चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन उसके पास में जो है व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है कि वो चिकित्सक बन जाए। आर्थिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है, कार्य क्षमता के रूप में भी हो सकता है। इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है, उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया। तो देखो, जब भी कोई व्यक्ति बड़े लक्ष्य को लेकर काम करता है और वो प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसी प्रकृति के छोटे लक्ष्य को चुन लेता है। तो यहाँ पर छोटा लक्ष्य उससे जुड़ा हुआ कौन सा होगा? उसके लिए यहाँ पर समायोजन में लक्ष्य प्रतिस्थापन एक जो है उपाय दिया हुआ है। ये प्रत्यक्ष प्रकार का समायोजन का उपाय होता है, लक्ष्य प्रतिस्थापन। तो इसका मतलब यहाँ वह व्यक्ति डॉक्टर बनने की जगह क्या बन रहा है? प्रयोगशाला तकनीशियन बन रहा है, प्रयोगशाला में काम करने वाला बन रहा है। तो ये लक्ष्य प्रतिस्थापन का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से है? अभिप्रेरणात्मक, अवधारणात्मक, अवधारणा, उत्पादन। तो अवधारणा और उत्पादन बिल्कुल नहीं होगा। बांडुरा के अनुसार एक तो अवधानात्मक इसमें हो सकता है, क्योंकि पहले नंबर पर बांडुरा का ये मानना है कि इसकी सोपानिकी जो होती है जिसमें बालक अधिगम को प्राप्त करता है, अवधान से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पर प्रेरक जो है उसको महत्व दिया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका ज़्यादा सही और सटीक आंसर होगा फर्स्ट। तो देखो 95% मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें प्रश्न नंबर जो है 18 में ए विकल्प सही माना जाएगा, और 5% ऐसी संभावना है कि इसमें बी विकल्प को भी सही माना जा सकता है। लेकिन ज़्यादा सकारात्मक और सही आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणात्मक। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता? इनमें से कौन सा ऐसा जो धनात्मक स्थानांतरण मदद नहीं करता? विषय वस्तु अर्थपूर्णता, ये बिल्कुल धनात्मक अंतरण में मदद करती है। विषय वस्तु का दैनिक जीवन में जोड़ना, ये भी मदद करता है। रटंत अधिगम मदद नहीं करता, और सिखाई गई वस्तु का अनुप्रयोग भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वयं हेतु रटना अधिगम। स्वयं हेतु रटना अधिगम जो है ये धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है। उसके बाद में देखिए ये है अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। ये तकनीक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तकनीकी खामी से ये मतलब विकल्प नहीं प्राप्त हो रहे हैं, पर इसमें होगा प्रक्षेपी विधि। इसका राइट आंसर आप देखना, प्रक्षेपी विधि जो होती है वो इसका राइट आंसर होगा। यानी कि प्रक्षेपी प्रकार की विधियां होती है जिन विधियों के अंदर
चित्र दिखा कर के पात्रों से कहानी आदि पूछते हुए उसके आधार पर जो है निष्कर्षों को प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न और लगभग सभी 20 प्रश्नों के जवाब जो है आप लोगों ने यहाँ पर देखे। लगभग सभी प्रश्न इस प्रकार के हैं कि सरलता से आप लोग इनके जवाब कर पाए होंगे। फिर भी आरपीएससी के द्वारा जो आंसर की दी जाती है वो आपके लिए सर्वमान्य होगी। धन्यवाद।